एक ज़िले में एक लड़का डीएम ऑफिस के बाहर बैठा होता है, मेन गेट के सामने बैठा होता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है एक लड़की के आने का कि कब वो लड़की गेट से बाहर आए और वो लड़का उनसे बात करे, बात यानी कि अपने दिल की बात करे। लेकिन वो लड़की आती नहीं है। वो बहुत देर तक इंतज़ार करता है, वो लड़की आती नहीं है बाहर। तो लड़का क्या होता है, थक हार कर डीएम ऑफिस के अंदर घुस जाता है और सामने डीएम साहब बैठे होते हैं। डीएम साहब का नाम है अविनाश कुमार जी। अब वो अविनाश कुमार जी के पास जाता है और हाथ जोड़ के कहता है कि साहब, क्या आपने मेरी ऋचा को देखा है? अब जैसे ही ये लड़का डीएम साहब से ये वाली बात बोलता है तो डीएम साहब उसकी तरफ देखते हैं और भौचक के रह जाते हैं कि कौन है भाई ये लड़का, और ये ऋचा कौन है, और ये क्या बात कर रहा है मुझसे। वो कहते हैं कि कौन हो भाई? वो कहता है कि साहब आप ज़रा देखिए, आपके पास कागज़ में लिखा होगा मेरी ऋचा आपके पास आई होगी या फिर आने वाली होगी, एक बार देखिए तो सही। तो डीएम साहब उससे पूछते हैं, भाई तुम कौन हो, क्या हो, ऋचा क्या है? तो वो लड़का अपनी कहानी डीएम साहब को बता देता है। तो अब क्या होता है, डीएम साहब पन्ने पलट के देखते हैं तो उसमें लिखा होता है ऋचा सोनी का नाम। तो ऋचा सोनी जो है वो वहाँ से जा चुकी थी। डीएम साहब कहते हैं कि ऋचा सोनी यहाँ से जा चुकी है। होता क्या है दोस्तों, जो ऋचा सोनी थी वो पीछे के गेट से निकल गई और उस लड़के को नहीं दिखी, लेकिन वो मीडिया को दिख गई। वो छुपना चाह रही थी अपने उस लड़के से, लेकिन वो मीडिया को दिख गई और मीडिया ने इस खबर को सोशल मीडिया पर फैला दिया। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तो लोग इस कहानी को पढ़ के चौंक गए और इस कहानी के साथ साथ बहुत सी पुरानी कहानियां हैं जिन्हें कि लोग भूलना चाह रहे थे, वो सारी कहानियां दोबारा से सामने आ गई और लोगों को वो कहानियां दोबारा से याद आ गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव शर्मा है और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है झांसी, और झांसी का ही एक इलाका लगता है बड़ा गांव गेट बाहर। दरअसल दोस्तों, जो गेट बाहर जगह है वहाँ पे एक जगह है बाबा का आटा, और यहाँ का ही एक लड़का है जिसका नाम है नीरज विश्वकर्मा, जो कि पेशे से कारपेंटर है, यानी कि बढ़ई है। वो डेली के 500 से 600 रुपये कमा लेता है। और पास में ही एक कॉलोनी है यानी कि सत्यम कॉलोनी, वहाँ पे एक लड़की रहती है, उसका नाम है ऋचा सोनी। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो नीरज विश्वकर्मा था वो ऋचा सोनी की कॉलोनी से गुजर रहा होता है। तो रास्ते में ऋचा सोनी भी आ रही होती है। तो आते आते इन दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। अब जैसे ही नज़रें मिल जाती हैं तो ये दोनों किसी एक दूसरे से कुछ बोलते नहीं हैं। इन दोनों की एक छोटी सी स्माइल होती है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो नीरज विश्वकर्मा जो था उसे अंदर से बड़ा अच्छा सा फील हुआ। तो वो सोचता है कि क्यों ना इस लड़की से एक बार और मुलाकात हो। तो वो लड़का क्या करता है, उस कॉलोनी में होकर रोज़ाना चक्कर काटना शुरू कर देता है। अब चक्कर काटना शुरू करता है तो ऋचा सोनी भी उसको दिखती है। अब ऋचा सोनी उसको दिखती है तो इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। अब बातचीत होना शुरू होता है तो कुछ समय बीतता है तो इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अच्छी दोस्ती होती है तो कुछ महीनों और बीतते हैं। अब कुछ महीने और बीतते हैं तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब प्यार होता है तो ये दोनों क्या करते हैं, दोनों फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। अब जब ये शादी का फैसला करते हैं तो दोस्तों होता क्या है, जो ऋचा सोनी होती है उसके परिवार के लोग इस शादी के लिए तैयार नहीं होते। बात ये है, ऋचा सोनी एक तो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, दूसरी बात वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। अब लड़की के घर वाले क्या करते हैं, इस नीरज विश्वकर्मा का बैकग्राउंड देखते हैं कि नीरज विश्वकर्मा किस परिवार से आता है, कितने रुपए कमाता है। तो पता चलता है कि नीरज विश्वकर्मा दिन के 500 से 600 रुपये कमाता है और डेली मजदूर है, यानी कि दिहाड़ी पे काम करता है। तो जैसे ही ऋचा सोनी के परिवार वाले लोगों को ये वाली पता चलती है कि ये लड़का तो कुछ भी नहीं कमाता और हमारी बेटी इतनी सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतने नाज से हमने पाली है, तो वो साफ मना कर देते हैं कि हम इससे तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। अब बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन नीरज विश्वकर्मा और ऋचा सोनी ये दोनों एक दूसरे से मिलना छोड़ते नहीं हैं। इन दोनों के बीच में प्यार चलता रहता है। तब ये शुरुआत में मिले थे तो दोस्तों सन 2018 थी, लेकिन अब समय बीत गया है और अब आ जाती है सन 2022
और अब ये दोनों दोबारा से फैसला लेते हैं कि अब हमें शादी करनी ही करनी है, चाहे कोई हमारी सुने या ना सुने। किसी को आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ, लेकिन अब हम लोग शादी करेंगे। अब तब ये लोग ये वाली बात तय कर ही लेते हैं कि अब ये शादी करेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, पूरी प्लानिंग कर ली, अपने साथ वाले सभी लोगों को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके हम शादी कर रहे हैं। तो नज़दीक में ही ओरछा मंदिर है, बहुत ही फेमस एरिया है दोस्तों। वहाँ पे ये लोग जाते हैं, वहाँ पे पूरी तैयारी करते हैं और वहाँ पे 7 फेरे लिए जाते हैं। अब परिवार में जो लोग खुश थे वो लोग तो शादी में आते हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ से नाराज़ थे वो लोग नहीं आते। लेकिन नीरज और ऋचा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को आना है आओ, नहीं आना मत आओ। उन्होंने पहले ही ये वाली बात बोल दी थी। अब क्या होता है, अब इनके 7 फेरे होते हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, मांग में सिंदूर भरा जाता है और एक दूसरे के साथ जीने और 7 मरने की कस्में खाई जाती हैं। और अब ये लोग अपने घर आ जाते हैं। इन दोनों की शादी बहुत अच्छी चल रही होती है और मोहल्ले में एक चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार नीरज और ऋचा ने शादी कर ही ली। कितना भी इनके परिवार वाले लोगों ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन इन दोनों ने शादी कर ही ली। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन क्या होता है, ऋचा नीरज से बोलती है कि देखिए हम घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और हमारा पढ़ने को बहुत मन करता है, अगर आप इजाज़त दें तो क्या हम पढ़ सकते हैं। जैसे ही ये वाली बात नीरज सुनता है तो बड़ा खुश होता है कि देखो पढ़ने के लिए सोच रही है। तो नीरज बड़ा खुश होता है, वो कहता है कि देखो मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें बांध के अपने घर पे ले आया हूँ और तुमसे सिर्फ घर का काम करवाऊँ। तुम पढ़ो और जितनी मैं मेहनत हो सकेगी मैं उतनी मेहनत करूँगा और तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ो। अब नीरज क्या करता है, उसका कॉलेज में एडमिशन करवाता है और जो वहाँ की बेस्ट से बेस्ट कोचिंग होती है वहाँ को उस कोचिंग में एडमिशन करवाता है और पढ़ाता है। नीरज दिन के 500, 600, 700 रुपये कमाता था और उसने ओवर टाइम करना चालू कर दिया अपनी पत्नी की वजह से। और जितनी भी कमाई होती थी उसका एक हिस्सा सिर्फ ऋचा की पढ़ाई में जाता था और थोड़ा बहुत जो बचता था उससे उनका घर खर्ची चलता था। अब समय बीतता जाता है और अब आता है सन 2023। अब दोस्तों 2023 में अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित होता है जिसमें कि लिखा होता है उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती के लिए जगह खाली है, जिसको भी आवेदन करना है वो कर सकते हैं। तो ऋचा क्या करती है, ऋचा का नाम दोस्तों क्या था पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऋचा सोनी। लेकिन शादी होने के बाद इसका नाम हो गया था ऋचा सोनी विश्वकर्मा। अब ऋचा सोनी विश्वकर्मा क्या करती है, आवेदन भर देती है, अब टेस्ट वगैरह भी देके आती है। अब समय बीतता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो कि उनके घर में सबसे ज़्यादा खुशी का होता है। दोस्तों वो दिन था 2 जनवरी 2024। उस दिन क्या होता है, ऋचा का रिजल्ट आता है लेखपाल वाला। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि ऋचा जो है पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। अब जैसे ही वो रिजल्ट देखती है तो रिजल्ट में आता है कि ऋचा पास हो चुकी है। जो लड़की एक साधारण सी ज़िंदगी जी रही थी अब वो एक लेखपाल बन चुकी है। दोस्तों जैसे ही ऋचा सोनी लेखपाल बनी तो उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं, घर में मिठाइयाँ बंटती हैं, आसपास के सारे एरिया में शोर हो जाता है कि ये देखो लड़की लेखपाल बन गई। अब होता क्या है, ये लड़की क्या करती है, 18 जनवरी 2024 का दिन होता है। अब ये लड़की कॉलेज जा रही होती है, यानी कि ऋचा अब कॉलेज जा रही होती है। तो ये लड़का होता है इसका पति, ये उससे बोलती है कि देखिए मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप मेरा इंतज़ार नहीं करना, और वो कॉलेज चली जाती है। लेकिन इसका कॉलेज से जाने से आने तक का इंतज़ार किया जाता है। ये कॉलेज जाती तो है लेकिन वापस नहीं आती। अब जब ऋचा कॉलेज से वापस नहीं आती तो नीरज हो जाता है परेशान। अब नीरज क्या करता है, उसके फ़ोन पे फ़ोन लगाता है तो फ़ोन लगता नहीं है। अब उसके कॉलेज जाता है तो छुट्टी हो चुकी है। अब वो अपने माता पिता के पास जाता है कि आपने ऋचा को देखा, वो कहते हैं नहीं हमने तो नहीं देखा। अब जहाँ जहाँ पे उसके संपर्क थे उन सबसे पूछा जाता है कि क्या आपने ऋचा को देखा, नहीं। क्या आपको जानकारी है ऋचा कहाँ है, वो नहीं। अब वो क्या करता है, वो सीधा पहुँच जाता है सत्यम कॉलोनी, यानी कि ऋचा के घर जहाँ पे उसके माता पिता भाई बहन रहा करते थे। अब उनके पास जाता है, वो कहता है कि क्या ऋचा यहाँ पे आई थी, तो उसके माता पिता भी कहते हैं नहीं आई थी, क्या हुआ। वो कहता है कि वो सुबह कॉलेज की कह के घर से निकली है लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंची। मैं जहाँ जहाँ तक हो सकता था मैंने सब जगह उसको तलाश किया लेकिन वो मेरे को नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि उसके साथ में कोई अनहोनी घटना हो गई हो।
अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वो सीधा क्या करता है, शहर की कोतवाली पहुंच जाता है। अब शहर की कोतवाली पहुंचता है तो वहाँ पे जाके कहता है कि साहब मेरी पत्नी का नाम है ऋचा सोनी और वो पीछे विश्वकर्मा भी लगाया करती थी। वो सुबह कॉलेज की कह के निकली थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आई। जहाँ जहाँ हो सकता था मैंने उसको हर जगह तलाश किया, लेकिन वो मेरे को नहीं मिल रही। तो जो वहाँ पे कोतवाल साहब होते हैं वो कहते हैं कि अपनी पत्नी के फ़ोटो लेके आओ, उसका नंबर लाओ और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाओ, वो कहाँ कहाँ जा सकती है, कहाँ कहाँ नहीं जा सकती है, सारी जानकारी हमें दो। यानी कि पुलिस की जितनी भी फॉर्मेलिटी होती थी वो सारी निभाते हैं। अब नंबर वगैरह फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ आती हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, महज चंद घंटों में ही उसकी पत्नी को ढूंढ के ले आते हैं और कोतवाली में बैठा लेते हैं। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी को सामने दिखता है तो बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं कॉलेज गया, घर गया, मम्मी पापा के पास गया, अड़ोस पड़ोस में गया, तुम कहीं दिखी नहीं। मैं परेशान हो गया था, तब जाके यहाँ पे आया हूँ कोतवाली में। अब देखो पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ के लाए हैं, तुम कहाँ थी। अब तब ये दोनों आमने सामने बैठते हैं, बातचीतें होती हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी बातें प्रकाशित हुई थी जिन पे कि आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे। होता क्या है दोस्तों, ऋचा कहती है कि साहब मैं एक लेखपाल हूँ और ये कारपेंटर हैं, ये दिन के 500-600 रुपये जाड़ी के लेके आते हैं और मैं लेखपाल। कल को मैं सड़क पे जाऊंगी इनके साथ तो लोग क्या कहेंगे, देखो लेखपाल का पति जो है वो कारपेंटर है और ये कारपेंटर हैं, तो इनके कद में और मेरे पद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब कद और पद की वजह से दोस्तों ये कहानी बिगड़ चुकी थी। अब जैसे ही ये वाली बात नीरज सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ऋचा के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि ऋचा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुमसे सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा कहोगी वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन ऋचा उसकी बात जरा भी नहीं मानती। वो साफ कह देती है तुम एक कारपेंटर हो और मैं एक लेखपाल हूँ, तुम में मेरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है नीरज और वो वहाँ से अपने घर आ जाता है। लेकिन कोई सलाह देता कि फैमिली कोर्ट होती है, वहाँ पे जाओ जहाँ पे कि परिवार के मामले सुलझाए जाते हैं। तो वो फैमिली कोर्ट में जाके अप्लाई कर देता है और वहाँ पे कह देता है कि साहब मुझे मेरी पत्नी वापस दिलवा दो और मैं उसी के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ और इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं चाहता। मुझे कहीं जीवन, मैं अपनी पत्नी के बगैर जी ही नहीं सकता। फिर फैमिली कोर्ट में पहुंचता है। फैमिली कोर्ट से जुड़े हुए जो अधिकारी अफसर होते हैं उन्होंने भी दोनों के बीच में बैठकर सुलह समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात ज्यादा बन नहीं पाई या समझौता हो भी पाया। फिर भी लड़की ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं होती है और वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। कुछ दोस्तों जब बात फैमिली कोर्ट में आती है तो फैमिली कोर्ट के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उन दोनों के साथ बैठते हैं, इन लोगों को समझाया जाता है, लेकिन बात क्या है बन नहीं पाती। इधर नीरज हर चीज़ के लिए तैयार था, लेकिन इधर ऋचा किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। अब कहीं पे बात बन भी रही थी तो कहीं पे बात नहीं भी बन रही थी। अब होता क्या है, ऋचा अपने पति के पास नहीं आती। अब समय बीतता जाता है और समय कुछ आगे बढ़ता है। अब होता क्या है दोस्तों, एक डेट आती है। उस तारीख पे क्या था, डीएम साहब जितने भी लेखपाल थे उन सभी को नियुक्ति पत्र देते। अब इसको ये वाली बात पता चल जाती है कि आज लेखपालों के नियुक्ति पत्र डीएम साहब बांटेंगे। तो नीरज क्या करता है, डीएम साहब के ऑफिस के बाहर बैठ जाता है। लेकिन होता क्या है, वो डेट कैंसिल हो जाती है। ये नीरज बस ये चाहता था कि एक बार ऋचा इसके सामने आ जाए, वो कैसे भी हाथ पैर जोड़ जाड़ के उसको मना के दोबारा से अपने घर पे लेके आएगा। लेकिन डेट हो जाती है कैंसिल और नीरज हो जाता है परेशान। अब दिन और आगे गुजरने लगते हैं। अब तारीख आती है 9 जुलाई 2024। तो दोस्तों होता क्या है, नीरज का कोई जानने वाला नीरज को खबर दे देता है कि आज डीएम साहब लेखपालों के नियुक्ति पत्रों को बांटेंगे और हो सके तो आज जाके तुम अपनी पत्नी से मिल लो, उसे मना लो, उसे लेके घर आ जाओ ताकि तुम्हारा घर बस जाए। अब यही सोच के क्या होता है दोस्तों, वो डीएम ऑफिस पहुंच जाता है और मेन गेट के सामने बैठ जाता है कि वो इंतज़ार में था कि कब उसकी पत्नी ऋचा सोनी आए, वो वहाँ से नियुक्ति पत्र ले और ये तुरंत जाके उसको मनाए और उसे मना के लिए अपने घर ले जाए। वो बहुत देर तक बैठा रहता है, लेकिन ऋचा सोनी ना उसको आती हुई दिखती है ना ही जाते हुए दिखती है। वो परेशान हो जाता है और जितने भी लेखपाल थे वो सब अपने अपने उनको लेके जाते हैं ज्वाइनिंग पत्रों को।
अब क्या होता है, ये सीधा डीएम साहब के ऑफिस में पहुंच जाता है। वो सीधा डीएम साहब के पास जाता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी है ऋचा, और उसके बारे में सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना देता है और कह देता है कि साहब मामला 2018 से शुरू हुआ था और आज मैं आपके सामने हूँ 2024 में। अब मामला फैमिली कोर्ट से जुड़ा हुआ था, पुलिस थाने से जुड़ा हुआ था, तो इसमें डीएम साहब भी कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों अब क्या होता है, नीरज वहाँ से वापस चला जाता है, लेकिन जैसे ही नीरज वहाँ से जाता है तो उसके ऊपर मीडिया की नज़र पड़ जाती है और उस सबके सामने उसकी कहानी आ जाती है। जैसे कि जुलाई 2024 में नीरज विश्वकर्मा और ऋचा सोनी की कहानी सामने आई है। दोस्तों आज से 1 साल पहले यानी कि जुलाई का महीना ही होता है और होती है साल 2023। उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ज्योति मौर्य होता है और प्रयागराज का रहने वाला एक लड़का आलोक मौर्य होता है। इन दोनों की शादी सन 2010 में होती है, दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ, और शादी के बाद में इन दोनों को 2 बेटियां भी होती हैं। और बेटियां होने के बाद ये क्या करती है, तैयारी करती है। जो लड़का जो होता है वो 4th क्लास का कर्मचारी होता है, लेकिन वो पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है और वो उसका साथ देता है। लेकिन अचानक से 2015 में इनके घर में खुशियों के गीत गाए जाते हैं। यानी कि 2015 में जब यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट सामने आता है ना दोस्तों, तो ये लड़की जो है ज्योति मौर्य ये 16वीं रैंक लेके आती है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें एसडीएम के लिए चुना गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। सर्विस के दौरान इनकी जो पोस्टिंग होती है अलग अलग ज़िले में होती है, लेकिन अचानक से क्या होता है, सन 2020 में इनकी जो है जान पहचान एक पुलिस के बड़े अधिकारी से होती है। अब जान पहचान के बाद इनका प्यार हो जाता है, प्यार मोहब्बत बढ़ने लगता है और पति इनको रोकता है तो ये रुकती नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, पति सोशल मीडिया पर सारी बात ओपन कर देता है और जैसे ही इनकी बात ओपन होती है तो एक न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक ही खबर थी, ज्योति मौर्य वाली। ठीक वैसे ही जैसे कि आज की तारीख में निशा सोनी और नीरज विश्वकर्मा का मामला वायरल हो रहा है। अब दोस्तों जब भी कभी पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो लोगों की जगह पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी आ ही जाती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को आपको सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि जब पिछले साल ज्योति मौर्य वाली कहानी सामने आई थी तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अपनी पत्नियों को पढ़ने से रोक लिया था। अब पढ़ने से रोक लिया था तो बहुत सारे घर बन भी गए, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी नौकरियों में लड़कियां जो चाहती थी काम नहीं कर पाई। इस बात को मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, भाई पढ़ाना चाहिए अच्छी तरह से, लेकिन उन सब ने ये सब चीज़ देखी थी तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी पत्नियों को वापस ले आए घर पर। लेकिन क्या होता है, इस नीरज ने वो वाला न्यूज़ नहीं देखी। जैसे लड़की कहती है ना मेरा वाला ऐसा नहीं है, ये नीरज ने भी सोचा था कि मेरी वाली ऐसी नहीं है, लेकिन नीरज वाली ही ऐसी निकल आई। एक और बात, एक बीच में टिकटॉक पर एक वो चली थी, लाइन चली थी कि एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की उससे 2 क्लास कम लड़के के साथ एक दिन नहीं बिता सकती। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे। होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने सूर्यवंशम मूवी देखी है जिसमें हीरा ठाकुर था, वो अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, तो उसकी पत्नी डीएम बन जाती है, फिर आती है, घर को चलाती है, सब कुछ देखती है और उन दोनों का प्यार भी बहुत अच्छा चलता है। लेकिन दोस्तों ये थी रियल लाइफ में ऐसा होता है। अब आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप हमें ज़रा कमेंट में राय दीजिएगा। मैं कभी किसी को डिफेंड नहीं करता, जो कहानी है मैंने आपको सुनाई है, जो लोगों के साथ हो रहा है मैं सिर्फ वही सुना रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लड़कियों को पढ़ाना है अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उनके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए, उनके मन की बात लेते रहनी चाहिए हर पति को। अब जो ज्योति मौर्य वाली कहानी थी, उनका ट्रांसफ़र हो रहा था अलग अलग जगह, तो उनके पति को उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, अब इधर आइए ऋचा वाली कहानी पर। ऋचा जब पढ़ रही थी तो उसको पति को ऐसा नहीं है कि हमने आपको कोचिंग में डाल दिया, कॉलेज में डाल दिया, फिर छोड़ दिया, आप वहाँ पे क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही। नज़र रखनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ये हमें पहले ही पता चल जाए। नीरज ने पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, सच्चे मन से अपनी पत्नी को पढ़ाया था और जैसे ही उसकी नौकरी लगी तुरंत उसने सबसे पहले नीरज को ही रास्ते से हटा दिया।
नमस्कार।